हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल के लिए जो ग्राम समाज का सिलेबस है, जिसमें कि 25 प्रश्न पूछे जाने हैं, जिसमें कि 10 प्रश्न तो आपके यूपी जीके से ही आ जाएंगे। यूपी करंट वारंट मिलाकर लगभग 15 क्वेश्चन जो है, 10 से 12 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे यूपी स्पेशल से। बाकी आपकी जो ग्राम समाज से हैं 10-12 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। तो ग्राम समाज के लिए हम लोग जो 1194 MCQ वाली जो सीरीज़ कवर कर रहे हैं, जो कि चैप्टर वाइज दे रखा है, यूथ की कंपटीशन टाइम्स वाली प्रैक्टिस सेट है ये। इसमें टोटल 11 चैप्टर हैं दोस्तों। टोटल कितने हैं? 11 चैप्टर हैं टोटल। तो 11 चैप्टर में अभी तक जो ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, वो महत्वपूर्ण चैप्टर रहा। 4 पार्ट में इसको कवर किया गया है। केंद्र व राज्य सरकार की ग्राम विकास से संबंधित योजनाएं। तो प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, तो वीडियो खोजने की ज़रूरत नहीं। प्लेलिस्ट से जा कर के आप जो है पूरा इस बुक को आप आसानी से कवर कर सकेंगे दोस्तों। इसके बाद चैप्टर 9 के बाद जो चैप्टर रहा दूसरा, ये भी ऑलरेडी कंप्लीट किया जा चुका है। ग्राम विकास कार्यक्रम के तहत आपने 44 MCQ कवर किए हैं। योजनाएं प्रबंधन से आपने 75 MCQ कवर किए हैं। और योजनाओं से संबंधित जो प्रश्न रहा है केंद्र राज्य से, यहाँ से आपने 196 MCQ कवर किए हैं। तो 11 से 94 आपने इतने कवर कर लिए हैं। आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 को कवर करेंगे, जिसमें आप देखेंगे लगभग 89 प्रश्न होंगे। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए दोस्तों अपने साथ, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आइए पहले चैप्टर को देखते हैं, ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में, जो कि आपकी सिलेबस में दिया गया है। पहला प्रश्न है कि भारत गांव में बसता है, यह कथन किसने कहा था? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा भारत गांव में बसता है, यह कथन महात्मा गांधी का है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत गांव में बसता है। ग्रामीण जन भारतीय का केंद्र, ग्रामीण जन भारतीय समाज का केंद्र होने के साथ ही वास्तविक भारत की परिचायक भी हैं। अगला प्रश्न है, ग्रामीणी का पद कभी वंशानुगत तो कभी नामित तथा कभी निर्वाचित रहा होगा, यह कथन किसका है? यह कथन है मैकडोनाल्ड। ऑप्शन ए सही जवाब है। ऋग्वैदिक काल में ग्राम का प्रमुख कौन होता था? तो ऋग्वैदिक काल में गांव शब्द का आपको उल्लेख भी मिलता है। तो ग्राम का जो प्रमुख होता था, इसको कहा जाता था ग्रामीणी। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब है। ऋग्वैदिक काल में राज्य का मूल आधार कुल परिवार था। परिवार का मुखिया कुलप अथवा गृहपति कहलाता था। कई कुलों को मिलाकर ग्राम का निर्माण होता था, जिसका प्रमुख ग्रामीणी होता था। अनेक ग्राम मिलकर विष बनते हैं, जिसका प्रधान विषपति होता था। तो कई गांवों को मिलाकर के, जैसे कि आजकल आप देखते हैं ग्राम पंचायत होता है, तो पुराने समय में आप उसको विष कहते थे, और जिसका प्रधान जो होता था वो विषपति होता था। और आज के समय में ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है, जिसको कि आप प्रधान कहते हो। तो ग्राम पंचायत क्या है? कई गांवों को, छोटे छोटे जो गांव होते हैं, पूर्वापाही मिला करके बनाया जाता है। विषों के समूह से जन बनता था। तो विषों के समूह से क्या है? जन बनाता था, जिसकी अधिपति को जनपद या राजा कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्य काल में गाँव में हदबंदी, भूमि एवं मकान का पंजीयन, कर की छूट एवं जनगणना का कार्य कौन करता था? तो इन सभी को कामों को करने वाला मौर्य काल में जो होता था, उसे गोप कहा जाता था। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब बनेगा। गोप गांव में हदबंदी, भूमि एवं मकान का पंजीयन, कर की छूट एवं जनगणना का कार्य भी करता था। ग्राम का अध्यक्ष ग्रामीणी होता था, जिसे ग्राम की भूमि प्रबंध एवं सिंचाई के साधनों की व्यवस्था करने का अधिकार था। अगला प्रश्न है कि संगम काल में नगरीय और ग्रामीण प्रशासन का प्रमुख कौन होता था?
संगम काल में नगरीय और ग्रामीण प्रशासन का जो प्रमुख होता था उसे आप मनरम कहते थे। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, चोल काल के ग्रामीण प्रशासन में सामान्य लोगों की संस्था कौन सी होती थी? चोल काल के ग्रामीण प्रशासन में सामान्य लोगों की जो संस्था थी उसे कहा जाता था उर। ऑप्शन डी। चोल काल के ग्रामीण प्रशासन में सामान्य लोगों की संस्था उर कहलाती थी। उर की बैठक में सभी ग्रामवासी भाग लेते थे। उर का मुख्य कार्य सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों और बागीचों के निर्माण हेतु गांव की भूमि का अधिग्रहण करना था। सभा अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियां रहीं उनकी सभा थी, जिसके सदस्यों को पेरुमक्कल कहते थे। सभा अपनी समितियों के माध्यम से कार्य करती थी, जिसे कि वारियम कहा जाता था। अगला प्रश्न है, शेर शाह के काल में स्थानीय शासन को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था? शेर शाह के शासनकाल में स्थानीय शासन को जैसे कि आप देखते हो स्थानीय शासन यूपी में देखोगे तो त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था तो वो स्थानीय जो शासन है कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था? यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा 3 भागों में। शेर शाह के काल में स्थानीय शासन को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया था। पहला होता यहाँ पर जैसे कि सूबा या इक्ता कहा जाता था, दूसरा सरकार और तीसरा परगना। प्रत्येक इक्ता या सूबा अनेक सरकारों में विभाजित होता था, जिसमें सिकंदर ए सिकदरान तथा मुंसिफान 2 अधिकारी होते थे। प्रत्येक सरकार अनेक परगनों में बटा होता था, जिसमें 1 सिकंदर, 1 मुंसिफ, 1 फौजदार तथा 2 कारकुन होते थे। गांव की व्यवस्था शेर शाह के शासनकाल में पूर्व की ही भांति रही है। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश शासनकाल में किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, जन्मदाता कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का जो जनक है, जन्मदाता है, ये लॉर्ड रिपन होंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका ये सही जवाब होगा। ये आप मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ते होंगे। लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 इनके कार्यकाल की बात की जा रही है। तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता कहा जाता है, क्योंकि आप जनगणना का जब बेसिक आप पढ़ते हो कि जनगणना जो पहली बार कराई गई थी 1872 रहा है लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। इसके बाद 1881 आता है और 1881 जो है जो कि लॉर्ड रिपन का समय होता है, और वहीं से जो है हर 10 साल पर जनगणना होती हुई चली आ रही है। इन्होंने वर्ष 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय बोर्ड बनाए गए। स्वतंत्रता पूर्व सेवाग्राम योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो स्वतंत्रता से पहले जो सेवाग्राम योजना रही इसकी शुरुआत वर्ष 1936 में की गई थी। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब हो जाएगा। स्वतंत्रता पूर्व सेवाग्राम योजना वर्ष 1936 में महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ की गई थी। सेवाग्राम आश्रम महाराष्ट्र राज्य के वर्धा जिले में सेवाग्राम नामक गांव में है। सेवाग्राम आश्रम भारत में गांधी जी द्वारा स्थापित दूसरा आश्रम है। इससे पूर्व गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। यह आश्रम गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों एवं उनके राजनीतिक आंदोलनों आदि के संचालन केंद्र थे। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में स्थानीय सरकार का जो विषय है वह किस अनुसूची में रखा गया है? तो आप 3 सूचियों को पढ़ते हो। यहाँ पर आपका जो संविधान है 7वीं अनुसूची। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब बन जाएगा। भारत के संविधान में स्थानीय सरकार का विषय 7वीं अनुसूची की दूसरी सूची यानी राज्य सूची में रखा गया है। तो 3 सूचियाँ होती आप पढ़ते हो, जैसे कि आपका सेंट्रल वाला हो गया, जैसे कि आप संघ सूची कहते हो, दूसरा राज्य का हो जाएगा जो दोनों को मिलाकर जो काम करते हैं जिसको कि आप कहते हो कनकरेंट यानी कि समवर्ती सूची। 2 जो आपकी संघ सूची होती है जिसपे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है, उस सब्जेक्ट को लेकर कानून बनाने का राज्य के पास राज्य है। समवर्ती का मतलब
दोनों को मिलाकर जो है कोई भी कानून बनाना है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो उसमें समवर्ती सूची के तहत कनकरेंट लिस्ट में रखा गया है। हाँ, तो अनुच्छेद 40 के क्रियान्वयन के संदर्भ में आर्टिकल 246(3) में देश के किसी भी राज्य विधानमंडल को यह अधिकार दिया गया है कि वे स्थानीय शासन के संबंध में व्यवस्थाओं के लिए कानून बनाएं। तो अनुच्छेद 40 जो कि आप DPSP राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत आर्टिकल जो 40 है, जो कि ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है कि जो राज्य सरकार हैं वह ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित यानी गठन करेंगी ग्राम पंचायतों का। तो आर्टिकल 40 जो कि पिछली बार आपकी जो पेट का एग्ज़ाम रहा वहाँ पर पूछा गया था कि निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत किस आर्टिकल में है। चलिए अगला जो आपका है वो है प्रश्न संख्या 11 और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारतीय ग्रामीण समाज की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। तो भारतीय ग्रामीण जो समाज है वो संयुक्त परिवार होता है, मुख्य उनका व्यवसाय कृषि होता है, अनुशासनबद्ध परिवार होते हैं। तो सभी की सभी जो बातें हैं बिल्कुल सत्य हैं। ऑप्शन डी सही जवाब बन जाएगा। भारतीय ग्रामीण समाज की विशेषता संयुक्त परिवार का होना, मुख्य व्यवसाय कृषि है, अनुशासनबद्ध परिवार है, बंद सामाजिक स्तर होना, उपभोग पर आधारित आर्थिक संरचना, प्रत्येक गांव एक पृथक सामाजिक इकाई लिए रहता है। तो ये हैं ग्रामीण समाज की कुछ प्रमुख विशेषताएं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है भारत में कुल कितने गांव हैं। तो यही डाटा बहुत दिन से चला आ रहा है। वैसे अभी भारत में कुल कितने गांव हैं यह पूछा जाना तो मुश्किल ही है, लेकिन आप पढ़ लो कि भारत में 6,40,930 गांव हैं। कई एग्जामों में पूछा गया है, यही आंसर देते रहते हैं, जो कि पुराने कुछ डाटे हैं, चलते हैं वही। आइए, किस विद्वान ने ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय की संज्ञा दी है। कौन से ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय की संज्ञा दी है। यहाँ पर आपका सही जवाब बने जाएगा रॉबर्ट रेडफील्ड। इन्होंने ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय की संज्ञा दी है। ग्राम से शहरों में परिवर्तित होने वाले क्षेत्रों को रॉबर्ट रेडफील्ड और मिल्टन सिंगर ने विकासवादी शहर की संज्ञा भी दी है। ग्रामीण समुदाय उस समुदाय को कहा जाता है जहां समाज में अनौपचारिकता पाई जाती है, मुख्य व्यवसाय कृषि होता है और प्राथमिक समूह में प्राथमिकता होती है। तीनों की तीनों जो बातें हैं बिल्कुल सत्य हैं। ऑप्शन डी सही जवाब बन जाएगा। ग्रामीण समुदाय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की जो आबादी है वह कितनी है। यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा 83.3 करोड़ है। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय आबादी का 68.84% भाग लगभग ग्रामीण है, जो कि 83.37 करोड़ गांव में बसा हुआ है। 2011 से तो कई गांव भी और भी हो गए होंगे, लेकिन नया डाटा तो आया नहीं, तो 2011 ही वाला आपको अपने दिमाग में रखना है। चलिए भाई, अगला प्रश्न दिए हुए हैं कुछ योजना आंदोलन है और कौन किसी से संबंधित रहा, यहाँ पर आपको मिलान करना है। जैसे कि भूदान आंदोलन जो कि आंध्र प्रदेश से स्टार्ट किया गया था तेलंगाना से विनोबा भावे के द्वारा, तो ये आपका यहाँ हो जाएगा, यानी 3 मिला लोगे तो ए का 3 2 हो रहा है, तो एलिमिनेट नहीं हो रहा है, तो आप थोड़ा और देख लो। इन्हीं दो में से 100% अगर सेवर हो तो आप इसको ऐसे ऐसे कट कर दो कि इसको आपको देखना ही नहीं है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन बी है। यहाँ पर कहा जा रहा है जो गांधी योजना है गांधीवादी, यह किससे संबंधित है। तो गांधीवादी जो योजना है ये श्रीमान नारायण अग्रवाल से हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब बन जाएगा, जो कि सर्वोदय योजना काफ़ी फेमस है और इसका नाम भी आप याद ही हो गया होगा कई प्रैक्टिस करते करते, जो कि जयप्रकाश नारायण से संबंधित, यानी डी का 2 हो जाएगा। तो आप एलिमिनेट वैसे भी कर ले जाते। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब बन जाएगा। बाकी जन योजना ये मैंने रॉय। भूदान आंदोलन संत विनोबा भावे द्वारा 1951 में आरंभ किया गया स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था।
भूदान आंदोलन को सफल बनाने के लिए विनोबा भावे गांधीवादी विचारों पर चलते हुए रचनात्मक कार्यों और ट्रस्टीशिप जैसे विचारों का प्रयोग किया। गांधीवादी आर्थिक चिंतन की मूल भावना का समावेश करते हुए श्रीमन नारायण अग्रवाल ने वर्ष 1994 ईस्वी में गांधीवादी योजना का सूत्रण किया। गांधीवादी योजना में कृषि पर अधिक जोर दिया गया था और वर्ष 1945 ईस्वी में जन योजना का सूत्रण यमन रॉय ने दिया था। जन योजना मार्क्सवादी समाजवाद पर आधारित थी तथा इस योजना में कृषि तथा उद्योग दोनों क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई थी। भारत के नियोजित विकास का एक खाका जयप्रकाश नारायण ने वर्ष 1950 में प्रस्तुत किया, जिसे सर्वोदय योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना की मूल प्रेरणा गांधीवादी पद्धति के अनुरूप सामुदायिक रचनात्मक कार्य तथा ट्रस्टीशिप पर था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि से संबंधित नहीं है? यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा, जो रिपोर्ट समितियाँ दे रखी हैं इसमें से यहाँ पर वाई की अलग समिति का जो संबंध है वह कृषि से बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वाई की अलग समिति ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कैलोरी की अलग अलग मात्रा का निर्धारण किया था। यदि एग्जाम में पूछा जाता है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कैलोरी की अलग अलग मात्रा का निर्धारण करने वाला समिति कौन सा रहा है, तो याद रखिएगा, ठीक है, अलग अलग नाम से भी आपको थोड़ा मिला लेना, रिदम बन जाएगा अलग अलग, तो अलग समिति इस तरह याद रखना थोड़ा। बाकी गाडगिल रिपोर्ट कृषि ऋण पर और खेरागत रिपोर्ट कृषि विकास पर तथा कृष्णामाचारी रिपोर्ट कृषि मूल्य पर आधारित है। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय योजना समिति का गठन वर्ष 1938 ईस्वी में, ऑप्शन बी। वर्ष 1938 ईस्वी में कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस की पहल पर राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया और इस समिति का कार्य अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख क्षेत्रों के विकास की ठोस नीतियों कार्यक्रम तैयार करना था। तो वर्ष 1938 याद आ रहा होगा आपको, जो कि हरिपुरा का रहा है, ठीक है, तो हरिपुरा का रहा अधिवेशन 1938, जो सुभाष चंद्र बोस हैं इन्होंने अध्यक्षता की थी। इसके बाद फिर लगातार इन्होंने 39 में भी अध्यक्षता की और उस समय 39 में जब इलेक्शन हुआ कांग्रेस प्रेसिडेंसी के लिए, तो जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने पट्टाभी जो सीतारामैया रहे उनको लड़ाए, लेकिन अपने सुभाष चंद्र बोस आप जीत गए चुनाव, प्रेसिडेंट बने। लेकिन अब गांधी जी कहने लगे ये पट्टाभी सीतारामैया की हार है तो हमारी हार हुई, तो सुभाष चंद्र बोस ने रिज़ाइन कर दिया। ये एग्ज़ाम के जो आपका पेट 2021 का हुआ था वहाँ पर पूछा गया था कि जब सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी का रिज़ाइन दिया तो उसके बाद जो अध्यक्ष बने वो कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। पेट 2021 में पूछा हुआ प्रश्न रहा है आपकी एग्ज़ाम में। सुभाष चंद्र बोस आपके पेट के सिलेबस में भी दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर, और यहाँ पर आपको बताना है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ग्रामीण विकास कार्यक्रम दे रखे हैं और उनको शुरू करने वाले कौन रहे हैं। जैसे कि पहला बताया जा रहा है कि आदर्श सेवा ग्राम योजना के जो प्रारंभकर्ता रहे हैं वो सर डेनियल हैमिल्टन रहे हैं। गुड़गांव परियोजना डॉक्टर स्पेंसर हैच बताए जा रहे हैं, जो कि गलत है। बड़ौदा ग्राम पुनर्निर्माण योजना बीटी कृष्णामाचारी का है और श्री निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा चलाया गया ग्रामीण विकास कार्यक्रम रहा है। यहाँ पर जो दिया है ऑप्शन बी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र प्रांत के जो गुड़गांव जिले के डिप्टी कमिश्नर रहे हैं FL ब्रेनी, तो FL ब्रेनी के द्वारा जो है गुड़गांव परियोजना चलाई गई थी वर्ष 1920 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो है दोस्तों आपको यहाँ पर सूची दे रखी है, वरीयता क्रमांक है और सतत विकास लक्ष्य, जो कि 17 सतत विकास लक्ष्य हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो 17 सतत विकास लक्ष्य का जो है आपको PDF टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहाँ पर आप देख लीजिएगा
एकाध विकास लक्ष्य, जैसे कि अभी हाल ही में PCS का एग्ज़ाम हुआ था तो वहाँ पर पूछ लिया गया था। एकाध विकास लक्ष्य जो है ये लोग पूछ ही लेते हैं। तो सतत विकास लक्ष्य जो 17 हैं आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो जो पहला लक्ष्य है वह किससे संबंधित है, तो यहाँ पर जो है पहला जो दिया है आपका होना चाहिए भूखमरी की समाप्ति। पहला जो लक्ष्य रखा गया उसमें भूखमरी की समाप्ति की बात की गई है। दूसरा जो लक्ष्य होगा वो लैंगिक समानता है। और यहाँ पर जो एक्सक्यूज में लग रहा मैं ही गलत कर रहा, 1 मिनट। पहला जो लक्ष्य होगा दोस्तों वो है आपकी गरीबी को पूर्णतः समाप्त करना है। इसका ये लक्ष्य है, लक्ष्य 1 होगा, ठीक है। इसके बाद लक्ष्य 2 की यदि आप बात करोगे तो ये होगा भूखमरी की समाप्ति, ये है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है आपका लक्ष्य जो 5 है वो है लैंगिक समानता की बात करता है। इसके बाद लक्ष्य जो तीसरा है वो अच्छे स्वास्थ्य की बात करता है। तो इस तरह यदि आप मिलाओगे तो ए का जो जाएगा वो आपका 3 होगा। अच्छा, ए का 3 दिए ही इतने में। इसके बाद बी का आप 1 मिलाओगे तो बी का 1 हो गया। इसके बाद लक्ष्य 3 का यानी 4 हो गया। तो इस तरह आप देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी जो है वो सही जवाब निकल कर आएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये आंसर देखते हैं, चलिए ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने का फैसला संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में लिया गया था। इसके लिए महासभा की बैठक न्यूयॉर्क में 25 से 27 सितंबर 2015 में आयोजित की गई थी। इस बैठक में आगामी 15 वर्षों में, जो कि 15 से 15 करोगे तो टारगेट है 2030 तक, तो आगामी 15 वर्षों के लिए 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, जिन्हें वर्ष 2016 से 30 तक की अवधि तक प्राप्त करने का लक्ष्य जो है वो निर्णय रखा गया है। निर्धारित 17 लक्ष्यों में लक्ष्य 1 गरीबी की पूर्णतः समाप्ति, लक्ष्य 2 है भूखमरी की समाप्ति और लक्ष्य 3 अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर, लक्ष्य 5 जो है आपका लैंगिक समानता से संबंधित है। तो 17 लक्ष्यों में जो खासकर टॉप 10 है या टॉप 5 उन्हीं को आप ज़्यादा ध्यान देना है, उन्हीं में से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका 21 नंबर, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किसान कॉल सेंटर कब से कार्यरत है। किसान कॉल सेंटर, तो किसान कॉल सेंटर जो है वर्ष 2004 से जो है चल रहा है। 21 जनवरी 2004 से किसान कॉल सेंटर कार्यरत है। इसका मूल उद्देश्य सप्ताह के 7 दिन कृषक समुदाय को सूचनाएं उपलब्ध कराना है। अधिक अन्न उपजाऊ अभियान का आरंभ कब किया गया है। अधिक अन्न उपजाऊ अभियान का आरंभ, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा, वर्ष होगा 1942 ईस्वी। अधिक अन्न उपजाऊ अभियान 1942 में आरंभ किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य अन्न की कमी को पूरा करना था, जो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उत्पन्न हुई थी। इस अभियान को राज्य सरकारों द्वारा कृषि विभागों के माध्यम से संचालित किया गया था। इस अभियान के अंतर्गत नए बीज और रासायनिक खाद किसानों को बांटी गई थी। अगला प्रश्न है आपको, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा युग्म सही सुमेलित है, यानी इसमें एक सही होगा, बाकी सब गलत हैं। पहला दिया है कि इटावा अग्रगामी जो योजना है वह कब की है, तो वर्ष यहाँ पर 1950 दिया है, जो कि गलत होगा, 1948। इसके बाद सामुदायिक विकास परियोजना है जो कि 1954 बताया जा रहा है, जो कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम आप पढ़ते हो, 2 अक्टूबर 1952 का होना था यहाँ पर। और इसके बाद सघन कृषि जिला कार्यक्रम है, जो कि 66-67 बताया जा रहा है, 60-61 होना चाहिए था। अधिक उपज, यानी ऑप्शन यहाँ पर डी ही आपका सही जवाब बन जाएगा। 65-66 में अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम जो है वो रहा है। ग्रामीण विकास कार्यक्रम कुछ दे रखे हैं, इनका वर्ष है, जैसे कि इटावा अग्रगामी 1948 का है, सामुदायिक 1952 का है, सघन कृषि 60-61 का है। तो यही तीनों गलत थे जो कि यहाँ पर बताए गए। इस कब का है। अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम 65-66 का है, सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम 73 का, मरुभूमि विकास क्रम 77-78 का है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना 79 की है और कुटीर ज्योति कार्यक्रम 88-89 है, जवाहर रोजगार
1989 है। तो ये जो ईयर दे रखे हैं इनको ज़रूर याद रखो आप। ग्रामीण विकास कार्यक्रम है, हो सकता मिलाने को दे दे आपसे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी जो परियोजना 2 अक्टूबर 1952 की है, इसके निर्माण में योगदान किसने दिया ही नहीं था? बिल्कुल, तो डगलस एनसीमगर संबंधित रहे हैं, चेस्टर बाउल्स रहे हैं, समाजशास्त्री कार्ल्स टेलर रहे हैं, लेकिन हैरी जॉनसन नहीं रहे। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब बन जाएगा। सामुदायिक विकास योजना को 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को प्रारंभ किया गया। इस योजना का मूल दर्शन सहकारिता एवं स्वयं सहायता था। इस कार्यक्रम के निर्माण में 3 अमेरिकी विशेषज्ञों ने विशेष योगदान दिया था। भारत में फोर्ड फाउंडेशन के प्रमुख डगलस एनसीमगर, संयुक्त राज्य अमेरिकी की राजदूत चेस्टर बाउल्स तथा समाजशास्त्री कार्ल टेलर थे। अगला प्रश्न है, पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल नहीं था? हरित क्रांति भारत में कब आई? 66-67 में 1900। और यहाँ पर आप थोड़ा सा यदि आप दिमाग लगा ले जाएंगे तो आपका आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा, क्योंकि आप जानते हो, आप पॉलिटी भी पढ़ते हो कि 36वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम राज्य का गठन 1975 ईस्वी में यानी 23 अप्रैल 1975 को हुआ था। 66-67 में आया तो सिक्किम सिंपल सी बात है शामिल नहीं होगा। वर्ष 2011 में आरंभ की गई पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाने की प्रक्रिया का मतलब पूर्वी भारत के जिसके अंतर्गत राज्य असम, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश में चावल आधारित फसल प्रणाली की उत्पादकता को सीमित करने वाली बाधाओं का समाधान करना। तो यहाँ पर याद रखना है, तो वो तो बात होगी हरित क्रांति का, लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो है इसमें सिक्किम को शामिल नहीं किया गया था। आपका एक्चुअल प्रश्न ये है, तो ध्यान देना है, सिक्किम शामिल नहीं था। बाकी जो शामिल होने वाले राज्य है यहाँ पर देख सकते हैं, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश हैं। तो थोड़ा स्टेट को देख लो, मान लो असम सिक्किम न डाले, कोई दूसरा स्टेट डाल दें, तो ध्यान रखना है। भारतीय समाज प्राथमिक रूप से उदाहरण है, तो सिंपल सी बात है ग्रामीण होगा। जनगणना 2011 के अनुसार लगभग 70% लोग गाँव में रहते हैं जिनका जीवन कृषि एवं पशुपालन पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि भारतीय ग्राम्य विकास के संदर्भ में सही संबंध आपको बताना है, क्या सही है? तो भारतीय ग्राम्य विकास का जो संबंध है कृषि से है, संस्कृति से है, कृषि एवं संस्कृति से है, या इनमें से कोई नहीं? तो भाई कृषि से है, खासकर अपना कल्चर भी रहता है। तो यहाँ पर आपका दोनों सही जवाब होनी, ऑप्शन सी सही जवाब बन जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार है जो फसल कटाई के दौरान मनाया जाता है? फसल कटाई, तो फसल कटाई के दौरान बैसाखी तो आप अक्सर जानते होगे, सुनते होगे, पोंगल भी है, तो दोनों के दोनों होंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब बन जाएगा। पोंगल जो है आपका ये तमिलनाडु का है, बैसाखी पंजाब में है। कृषि फसलों की कटाई के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है। इसकी अतिरिक्त ओणम, बिहू, उगाड़ी फसल काटने के समय मनाए जाते हैं। खासकर आप उत्तर प्रदेश लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में फसल कटाई के दौरान कौन सा जो है वो त्यौहार मनाया जाता है, या जो नृत्य है ना, गाना, ये सब आप बताइएगा कमेंट करके। यूपी स्पेशल में कवर कराया गया है, कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। उगाड़ी मुख्य रूप से फसल काटने के समय मनाए जाने वाले त्यौहार का संबंध किस राज्य से है? उगाड़ी। यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा, उगाड़ी का जो संबंध है वह कर्नाटक राज्य से है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी जो है सही जवाब होगा। उगाड़ी दक्षिण भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों में प्रमुखता से मनाया जाता है। इस पर्व को चैत्र मास के प्रथम दिन मनाया जाता है तथा यह नई फसल के आगमन को दर्शाता है। ग्रामीण समाज एवं भूमि सुधार किस काल में प्रारंभ हुआ है? ग्रामीण समाज एवं भूमि सुधार, तो यह ब्रिटिश काल सुधार। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब बन जाएगा।
भारत में ग्रामीण समाज एवं भूमि सुधार ब्रिटिश काल में प्रारंभ हुआ। भूमि सुधार प्रणाली के लिए अंग्रेजों ने जमींदारी, महालवाड़ी एवं रैयतवाड़ी व्यवस्था को आधार बनाया है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री आवास योजना को लागू करने का जो निर्णय है वो कब लिया गया है? मुख्यमंत्री आवास योजना, जैसे कि जब अखिलेश सरकार रही दैट टाइम जो योजना चल रही थी लोहिया आवास चल रही थी। इसके बाद अपने योगी जी आते हैं तो मुख्यमंत्री आवास योजना, जैसे कि सेंटर में आपका प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसी के तहत राज्य सरकार भी स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कब से, तो वर्ष रहा होगा 2018। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब बन जाएगा। यानी 30 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही आप लोग दोस्तों कमेंट करके बताइएगा, जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत जो भी घर बनाए गए हैं, इस घर बनाने में जो अग्रणी राज्य है वह कौन सा है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है MD दैट इज मिड डे मील। तो मिड डे मील कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला दिया है नामांकन वृद्धि, बिल्कुल बात सही है। मिड डे मील के तहत बच्चे आएंगे, चलो भोजन ही कराएं, इसलिए नामांकन जो इनरोलमेंट है वो अभी भी बढ़ेगा। पोषण स्तर बढ़ाना है, प्रतिधारणा और उपस्थिति सुधारना है। तो सभी की सभी जो बातें हैं वह बिल्कुल सत्य हैं। ऑप्शन डी सही जवाब बन जाएगा। भारत में मिड डे मील की शुरुआत 15 अगस्त 1995 ईस्वी को हुई, जिसका उद्देश्य नामांकन वृद्धि, पोषण स्तर बढ़ाना और प्रतिधारणा और उपस्थिति को सुधारना था। अगला प्रश्न है कि जाति व्यवस्था को राम राज्य के लिए सबको घातक किसने माना था? जाति व्यवस्था को राम राज्य के लिए सबको घातक किसने माना था? सिंपल सी बात है, वो रहे हैं गांधी जी। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब होगा। उन्होंने कहा राम राज्य दिलाना है तो जाति व्यवस्था को खत्म करना होगा। जाति व्यवस्था राम राज्य के लिए सबसे घातक। महात्मा गांधी जाति व्यवस्था को राम राज्य की कल्पना में सबसे बड़ी अड़चन मानते थे। उनका मानना था कि राम राज्य तब तक संभव नहीं है जब तक कि शोषित और पिछड़ों को आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता नहीं सुनिश्चित की जाती। सर्व शिक्षा अभियान एक व्यापक कार्यक्रम के तहत प्राप्त करना चाहता है। क्या प्राप्त करना चाहता है? तो सर्व शिक्षा अभियान एक व्यापक कार्यक्रम के तहत सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना चाहता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब बनेगा। सर्व शिक्षा अभियान का कार्यान्वयन एग्जीक्यूशन जो है वर्ष 2001 से किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सार्वभौमिक सुलभता के साथ प्रारंभिक शिक्षा में बालक बालिका एवं सामाजिक श्रेणी के अंतर को दूर करना तथा अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करना है। इस अभियान को पूरे देश में राज्य सरकारों की सहभागिता से चलाया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न है कि आप किसी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति को देखकर उस राष्ट्र की हालत बता सकते हैं, यह कथन किसका है? आप किसी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति को देखकर उस राष्ट्र की हालत बता सकते हैं, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा, यह कथन है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ऑप्शन सी। इनमें से क्या एक आंगनबाड़ी केंद्र में उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधा नहीं है? पहला दिया है कथन कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की टीकाकरण, बिल्कुल सही। 15 से 43 वर्ष की आयु के वर्ग पुरुष एवं महिलाओं के लिए पोषण, तो यह बात बिल्कुल गलत हो जाती है। आप जानते हो आंगनबाड़ी में छोटे बच्चों के लिए है। नए जन्म शिशुओं की देखभाल है, गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व देखभाल। तो सभी की सभी जो बातें हैं सत्य हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट, अनुसूचित जनजाति के शिक्षार्थियों के लिए किस आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई है? तो अनुसूचित जनजाति के शिक्षार्थियों के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विश्वविद्यालय यहाँ पर जो है विद्यालय की स्थापना की गई है। ऑप्शन आपका सी सही जवाब बन जाएगा। एकलव्य मॉडल आवासीय योजना की शुरुआत वर्ष 1998 में की गई थी।
तथा इस तरह के प्रथम विद्यालय का शुभारंभ वर्ष 2000 ईस्वी में महाराष्ट्र में हुआ था। भारत में शैक्षणिक क्षेत्र के सभी पहलुओं की जांच करने हेतु किस आयोग का गठन किया गया है? इस आयोग का नाम कमीशन रहा है कोठारी। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। शैक्षणिक क्षेत्र के सभी पहलुओं की जांच करने हेतु कोठारी आयोग की स्थापना वर्ष 1964 ईस्वी में की गई थी। इस आयोग का गठन यूजीसी के तत्कालीन अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी के द्वारा की गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट सरकार को 1966 ईस्वी में प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है कि कृषि वर्ष कब से कब तक मनाया जाता है? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा, जैसे कि वित्त वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, इसी तरह यहाँ पर जो एग्रीकल्चर ईयर है वह 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइए, जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका जो एनुअल ईयर है, फाइनेंशियल जो ईयर है, उसका वो जो वर्ष है कौन सा वहाँ पर काउंट करते हैं, 1 अप्रैल से या 1 जुलाई से? कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सीता भूमि किसे कहा जाता था? ऑप्शन यहाँ पर आपका सीता भूमि, यानी सिंपल सी बात है, किसान भूमि को आप कहोगे या सरकारी भूमि को या ब्राह्मणों की। तो यहाँ पर आपका सही जवाब जो बनेगा, मौर्य शासन काल में राजकीय सरकारी भूमि को सीता भूमि कहते थे। इससे प्राप्त होने वाले कर को सीता कहते थे और इस भूमि पर जनजातियों द्वारा जुताई और बुआई की जाती थी। ठीक है, तो विशेषकर यहाँ पर प्रश्न थोड़ा आधा प्रश्न बना रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि किस अंग्रेजी गवर्नर जनरल के समय में इजारेदारी प्रथा की शुरुआत हुई थी? इजारेदारी प्रथा, इजारेदारी प्रथा जो है वो वारेन हेस्टिंग की टाइम पीरियड। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब बन जाएगा। इजारेदारी प्रथा को वर्ष 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने लागू करवाया और इस प्रथा की 2 विशेषताएं थीं। पहला ये था कि इसमें पंचवर्षीय ठेके की व्यवस्था होती थी। दूसरा ये रहा कि सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भूमि ठेके पर दी जाती थी। उल्लेखनीय है कि 1777 ईस्वी आता है और उस पंचवर्षीय ठेके की जगह ठेके की जो अवधि है वह 1 वर्ष कर दी जाती है। अगला प्रश्न है कि जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है यह सबसे पहले कहाँ पर लागू हुई है? यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा जो मद्रास रहा है, 12 महल, यानी ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब बनेगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था को सबसे पहले वर्ष 1792 में, वर्ष 1792 ईस्वी में तमिलनाडु के 12 महल, मद्रास में जो लगता है 12 महल डिस्ट्रिक्ट, वो वहाँ पर शुरू किया गया है। इनके जनक जो है थॉमस मुनरो तथा कर्नल रीड थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था का संबंध किस काल से है? सिंपल सी बात, ब्रिटिश काल से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, 43 नंबर है, और यहाँ पर पूछा जा रहा है जो महालवाड़ी व्यवस्था है तो यह किससे संबंधित रही? तो महालवाड़ी व्यवस्था के जो जनक रहे हैं वो रहे हैं हाल्ट मैकेंजी। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही जवाब बन जाएगा। महालवाड़ी प्रथा व्यवस्था के जन्मदाता हाल्ट मैकेंजी थे। हाल्ट मैकेंजी ने महालवाड़ी व्यवस्था को ब्रिटिश भारत के 30% भूभाग पर प्रस्तुत किया था। यह उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर लागू किया था। मौर्य काल में बलि से क्या अभिप्राय था? बलि 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 तो बलि जो है एक प्रकार का भू राजस्व होता था। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही जवाब बन जाएगा। और बलि जो होता था भू राजस्व, वह जो उपज होती थी उसका 1/6 जो है वो लिया जाता था। सिंचाई का जो वर्णन है, सिंचाई का वर्णन किस अभिलेख में वर्णित है? तो सिंचाई का जो वर्णन है वह जूनागढ़ अभिलेख। ऑप्शन ए सही जवाब बन जाएगा। जूनागढ़ अभिलेख में गुप्त शासक रुद्रदामन की विजयों, व्यक्तित्व एवं कृतित्व का विवरण प्राप्त होता है। इस अभिलेख में सिंचाई के उल्लेख के साथ साथ सुदर्शन झील की मरम्मत का भी उल्लेख है।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 1929 16 जुलाई ऑप्शन है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एक स्वायत्त शासी संस्था है। रॉयल कमीशन की कृषि पर रिपोर्ट के अनुसरण में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत पंजीकृत इस संस्था की स्थापना 16 जुलाई 1929 को की गई थी। अगला प्रश्न है जरीब। तो जरीब की जो शुरुआत है वह किस शासक के शासनकाल से दौरान हुई है? जरीब। तो जरीब की जो शुरुआत है वह शेर शाह सूरी, ऑप्शन डी सही जवाब बन जाएगा। जरीब की शुरुआत शेर शाह के शासनकाल में हुई और अकबर वह प्रथम मुगल शासक रहा है जिसने इसे मुगल काल में लागू किया। तो शुरुआत हुई है शेर शाह के शासनकाल में और अकबर इसको लागू करने वाला पहला मुगल शासक था। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में जो गांव की खेती की नपाई है इसकी जो अंतिम इकाई है वह क्या कहलाती है? बहुत ही आसान, जो गांव से बिलोंग करते होंगे उनको मालूम होगा, गज, ऑप्शन ए। गज खेत मापने की अंतिम इकाई होती है। 1 बीघा में 20 बिस्वा कच्चा पक्का जो भी है ना, बेसिकली जो पक्का ही होता है बेसिकली, तो ये 20 बिस्वा पक्का हमें 1 बीघा है जो कि हेक्टेयर भूमि मापन की सबसे बड़ी इकाई होती है। वहीं पर 1 बिस्वा बराबर कितना गज होगा? तो नापने की जो अंतिम इकाई है वर्तमान परिदृश्य में गांव की खेती का वह गज है। तो 20 यानी 20 बिस्वा में 1 बीघा होता है। 1 बिस्वा में सबसे छोटा आप देख रहे हैं 151.25 गज भूभाग को हेक्टेयर और एकड़ में मापा जाता है, यानी 151 सवाल। ठीक है, तो यहाँ पर इतना है, याद करिएगा गज जो है वो सबसे छोटी इकाई है वर्तमान परिदृश्य में। बढ़ते हैं आगे। बाकी अगर घटना चक्र का चैप्टर नंबर 16 ग्राम समाज वाली बुक का कवर किया होगा भूमापक पैमाने का। चलिए, मौर्य काल में सिंचाई कर को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में सिंचाई कर, जो सिंचाई टैक्स था उसे उदक भाग कहा जाता था। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। उदक भाग कर मौर्य काल में सिंचाई कर के रूप में लिया जाता था और यह 1/3 भाग के रूप में लिया जाता था। बलि जो था वह मौर्य काल का भू राजस्व कर था, बलि। जबकि उदक भाग किसके? तो उदक जो भाग रहा है ये आपका सिंचाई कर रहा है, वहीं पर जो भू राजस्व कर रहा है वो आपका बलि रहा है मौर्य शासन काल में। अगला प्रश्न है कि मौर्यों की अर्थव्यवस्था किन स्तंभों पर आश्रित थी? तो मौर्यों की जो अर्थव्यवस्था रही है मौर्य प्रशासन की, कृषि, पशुपालन, उद्योग सभी पर। ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब होगा। मौर्यों की अर्थव्यवस्था का स्तंभ कृषि, पशुपालन, उद्योग पर आधारित था। इनमें से प्रमुख कृषि से अर्थव्यवस्था कर अधिकांश भाग प्राप्त होता था। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जो किसान दिवस है यह हर साल कब मनाया जाता है? तो चौधरी चरण सिंह दिवस है, ये ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही जवाब होगा। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस चौधरी चरण सिंह, जो कि भारत के ऐसे कैसे प्रधानमंत्री रहे जो कभी संसद ही नहीं गए, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो किसानों का मसीहा के नाम सम्मान में मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, वहीं पर 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि सघन कृषि विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? यहाँ पर सही जवाब होगा वर्ष 1964 ईस्वी। सघन कृषि विकास कार्यक्रम की शुरुआत खेतों में उत्पादन बढ़ाने के लिए लाया गया था। इसका आरंभ तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1964 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया है? तो राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन 18 नवंबर 2004 को। अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति के समय भारत के तत्कालीन कृषि एवं खाद्य मंत्री कौन थे? ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब होगा, सुब्रमण्यम। CSRI
गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ पर उपस्थित है? तो ये CSRI गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में लोकेटेड है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब होगा। जबकि तिरुचिरापल्ली में जो है राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र है। तो राष्ट्रीय केला अनुसंधान यदि पूछा जाता है तो तिरुचिरापल्ली जो कि त्रिची में अवस्थित है। चिंगमलुरु में जो है वो कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान है और गन्ना प्रजनन संस्थान CSRI का कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। भारत का पहला जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर स्थापित किया गया? तो यहाँ पर होगा ऑप्शन डी पंतनगर उत्तराखंड में, जो कि वर्तमान समय में है। तो भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय वर्ष 1960 में पंतनगर यानी पहले जो कि उत्तर प्रदेश का पार्ट रहा है और 9 नवंबर 2000 से अलग हो गया है, आप जानते हो उत्तराखंड। तो यह पंतनगर में वर्तमान समय में है, जिसका नाम गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय है। गोविंद वल्लभ पंत यानी जो प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है कि ग्रामीण विकास का तात्पर्य क्या है? तो ग्रामीण विकास का तात्पर्य कृषि का विकास करना ही नहीं है, केवल ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य की सुविधाएं प्रदान करना ही नहीं है, लेकिन यही नहीं है कि ग्रामीण विकास का तात्पर्य है सब कुछ जो ग्रामीण लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है वह ग्रामीण विकास कहलाएगा। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण सामाजिक विकास में सर्वाधिक योगदान दिया है? भूमिहीन श्रमिकों को देशी भूमि के पट्टे दे देना, समाज के कमज़ोर वर्गों के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने में, या संविधान के 73वें संविधान संशोधन से पंचायती राज संस्थाओं में 1/3 स्थानों का महिलाओं के लिए आरक्षण, या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम का क्रियान्वयन। तो सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब बन जाएगा। कृषि कार्यों के लिए ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने का जो कार्य है निम्नलिखित में से कौन करता है? यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा ग्रामीण महाजन। कृषि कार्यों के लिए ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने का कार्य ग्रामीण महाजन करता है। ग्रामीण महाजनों द्वारा किसानों को आसानी से ऋण उपलब्ध हो जाते हैं और उन्हें ज़रूरत के समय काम आ जाता है तथा कागजी कार्यवाही भी कम करनी पड़ती है, इसलिए इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन आजकल तो KCC वगैरह ज़्यादा चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जो ग्रामीण समाज है इसकी मूलभूत इकाई क्या है? तो ग्रामीण समाज की मूलभूत इकाई जो होता है, तो ग्रामीण समाज यानी गांव होना जरूरी है। मूलभूत इकाई ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। ग्रामीण समाज की मूलभूत इकाई गांव है। ग्रामीण समुदाय में स्थानीय क्षेत्र के लोगों की सामाजिक अंतःक्रिया और उनकी संस्थाएं शामिल होती हैं, जिसमें वह खेतों के चारों ओर स्थित झोपड़ियों व पुरवा अथवा ग्रामों में रहते हैं और जो उनके सामान्य क्रियाकलापों का केंद्र होता है। ग्रामीण सामाजिक संरचना एक सुंदर चित्र प्रस्तुत करती है। मानव समाज एवं पशु समाज के मध्य श्रेणी इनमें से कौन सी है? तो मानव समाज एवं पशु समाज के मध्य जो श्रेणी है वह जैविकीय श्रेणी होगी और सामाजिक संस्कृति भी होगी। 1 मिनट। उपरोक्त तो दिनों चलिए यहाँ पर जो है थोड़ा इधर ऊपर नीचे हुआ है, आप इसको चाहें तो यहाँ पर आप इसको आप कर सकते हैं, बी कर लीजिएगा सामाजिक सांस्कृतिक और सी यहाँ पर लगा लीजिएगा। तो जब लाइन से लिखेंगे तब आपका आ जाएगा उपरोक्त तो दोनों होंगे विशेषकर। ठीक है, ऑप्शन यहाँ बी सी कर लीजिएगा, यहाँ पर बी इस तरह कर लीजिएगा, कुछ भी बस आप समझिए इसका मतलब कि जैविकीय श्रेणी व सामाजिक सांस्कृतिक श्रेणी दोनों के दोनों जो है वो विद्यमान है। अगला प्रश्न बन रहा है कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है इसका प्रमुख आधार क्या है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था का नौकरी कतई नहीं, तो शहरों में ज़्यादा चलता है। गांव में दुकान खोलकर दुकानदारी कर लो, ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधरेगी। मजदूरी, कृषि उत्पादन हेतु भूमि का उपयोग कर फसलें उगाना एवं पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। ऑप्शन डी सही जवाब बन जाएगा।
अगला प्रश्न आपका सामने आ रहा है पंचायती राज अधिनियम से कि ग्राम भू प्रबंध जो समिति का अध्यक्ष है वह कौन होता है? गांव का प्रधान या गांव का लेखपाल, हल्का का, या जो नायब तहसीलदार होंगे या कानून गो? तो ग्राम भू प्रबंध समिति का जो अध्यक्ष होगा वह गांव का प्रधान होगा। ऑप्शन ए सही जवाब बन जाएगा। ग्राम भू प्रबंध समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है और ग्राम प्रधान पद के चुनाव में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति है वह समिति का उपाध्यक्ष होता है। चुनावों में यानी प्रतिद्वंदी भूमि का वर्गीकरण मूलतः चारागाह कृषि योग्य भूमि पर आधारित होता है। भारत में 5 श्रेणियों में भूमि को वर्गीकृत किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में धर्म संबंधी कार्य कौन करता है? वैश्य, शिक्षक, ये सभी करते हैं या पुरोहित करते हैं? तो धर्म संबंधी जो कार्य है करने वाले जो होते हैं पुरोहित। ऑप्शन ए सही जवाब बनेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में धर्म संबंधी कार्य पुरोहित करते हैं। पुरोहित वह प्रधान याजक है जो राजा या किसी कर्म यजमान यहाँ अगुआ बनकर यज्ञ आदि जो है वो करवाते हैं। अगला प्रश्न है कि अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रमों से कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई है कब हुई है? तो वर्ष होगा 1966-67। ऑप्शन सी सही जवाब बन जाएगा। हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा, जो कि अगर भारत में माना जाएगा तो आप लगाएगा एम एस स्वामीनाथन। यदि पूछा जाता है विश्व में हरित क्रांति के जनक तो आप नॉर्मन बोरलॉग द्वारा लगाइएगा। इन्हें हरित क्रांति के जनक के तौर पर जाना जाता है। नॉर्मन बोरलॉग ने उच्च उपज देने वाली किस्मों को विकसित किया है। वर्ष 1960 के मध्य भारत में अकाल की स्थिति उत्पन्न होने के कारण 1960 से 63 के दौरान HIV को 7 राज्यों में 7 चयनित जिलों में प्रयोग किया गया। हाइल्ड वैरायटी इसके बाद सफल रहा तथा 1966-67 में भारत में हरित क्रांति को औपचारिक तौर पर अपना लिया गया। अगला प्रश्न है कि जो भारतीय ग्रामीण समाज है इसको बांटा जा सकता है मुख्यतया। तो भारतीय ग्रामीण समाज को मुख्यतया एक तो कृषक समाज होगा और दूसरा होगा जनजातीय समाज। ऑप्शन सी सही जवाब बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण जीवन एवं ग्रामीण समस्याओं का जो अध्ययन है वह किया जाता है कौन सा समाज शास्त्र होगा? तो जिसने भी सोशियोलॉजी लिया हो ग्रेजुएशन वगैरह में उसको मालूम होगा, अगर ग्रेजुएशन किया है पढ़कर, तो ग्रामीण जीवन एवं ग्रामीण समस्याओं का जो अध्ययन है वह क्या कहलाता है? सिंपल सी बात तो होगी आपका ग्रामीण समाज होगा रूरल सोशियोलॉजी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब बन जाएगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तीव्रता से हो रहे परिवर्तनों का सबसे जो प्रमुख कारण है वह क्या है? यहाँ पर सही जवाब आपका बन जाएगा ग्रामीण जनता में जागरूकता लाना। बिल्कुल गलत। सरकार द्वारा नियोजित जो योजनाएं हैं यह बात काफ़ी हद तक सही हो रही है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब बन जाएगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तीव्रता से हो रहे परिवर्तनों का सबसे प्रमुख कारण सरकार द्वारा नियोजित योजनाएं हैं जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होता है। सरकार द्वारा चलाई गई कुछ प्रमुख योजनाएं जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, डाकघर बचत योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आदि हैं। अगला प्रश्न है कि इस समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रामीण विकास में गैर सरकारी संगठनों का महत्वपूर्ण योगदान है। गैर सरकारी संगठनों का महत्वपूर्ण योगदान है। तो BR मेहता तो त्रिस्तरीय वाले हो गए। द्विस्तरीय वाले जो अशोक मेहता रहे हैं इन्होंने कहा था कि गैर सरकारी संगठनों का जो महत्वपूर्ण योगदान है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब की गई है? समाज कल्याण बोर्ड की करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब होगा 1953 ईस्वी में। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना भारत सरकार के एक संकल्प के माध्यम से वर्ष 1953 में स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा
देने, महिलाओं और बच्चों के कल्याण हेतु शैक्षिक संगठनों को तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। समाज कल्याण बोर्ड का पहला अध्यक्ष कौन रहा है? यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा, जो समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना 1953 में की गई, उसके जो पहले अध्यक्ष, ऑप्शन यहाँ पर बी, दुर्गाबाई देशमुख। भारत की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत लोग गांव में निवास करते हैं? यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा लगभग 70%, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी क्रिया अधिक प्रचलित है? एग्रीकल्चर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण समाज की संरचना में किसे एक महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है? ग्रामीण समाज की संरचना में तो चाहे नातेदारी हो, चाहे विवाह हो, चाहे परिवार हो, सभी की सभी जो है महत्वपूर्ण कड़ी हैं ग्रामीण समाज के। अगला है आपका सामाजिक संरचना की व्यवस्थित स्वरूपों के में जो है किसे शामिल किया जाता है? तो सामाजिक जो संरचना है, सामाजिक प्रतिमान, सामाजिक समितियां, सामाजिक मूल्य, सभी, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। सामूहिक जीवन का पहला जो पालना है किसे माना जाता है? यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा ग्रामीण परिवेश, ऑप्शन ए। सामूहिक जीवन का प्रथम पालना ग्रामीण परिवेश को माना जाता है। अमेरिकी समाजशास्त्री रॉबर्ट ई पार्क वह व्यक्ति जिन्होंने सामूहिक व्यवहार शब्द को गढ़ा है। ग्रामीण समाज में किस प्रकार के परिवारों की प्रधानता पाई जाती है? तो गांव में होता है संयुक्त परिवार, ऑप्शन बी। ग्रामीण समाज में संयुक्त परिवारों की प्रधानता पाई जाती है। संयुक्त परिवार जिसमें एक साथ एक ही घर में कोई पीढ़ियों के लोग रहते हैं, अर्थात जिस परिवार में 3 या अधिक पीढ़ियों के सदस्य एक साथ निवास करते हैं तथा जिनकी रसोई, पूजा पाठ, संपत्ति सब कुछ क्या है, संयुक्त ही हो, तब संयुक्त परिवार कहलाता है। किस विद्वान ने ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय की संज्ञा दी है? तो अभी ऐसे प्रश्न को करके आ रहे हो, वो रहे हैं रॉबर्ट रेडफील्ड। ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब होगा। ग्रामीण समाज में कम शिक्षित होने का जो कारण है वह क्या है? तो परंपरा है, प्रथा है, भाग्यवादिता, रूढ़िवादिता, सभी है, ऑप्शन डी सही जवाब बन जाएगा। इसके अलावा सामाजिक कमजोरियां, पैसों की समस्या है, परिवार की सोच होती है, लोगों की सोच इत्यादि। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण समाज प्रकृति के समीप होता है, इसके पीछे किन कारणों का जो है वो उत्तरदायी माना जाता है? तो ग्रामीण समाज की जो प्रकृति के समीप जो होता है, इसके पीछे किन कारणों को उत्तरदायी माना जाता है? सिंपल सी बात है, कृषि है, पशुपालन है, भोजन संग्रहण है, सभी की सभी बातें यहाँ पर सही होंगी। इसके अलावा भोजन संग्रहण, किसी विकास के लिए लगाव इत्यादि आदि का होना। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण समाज में आत्मनिर्भरता के ह्रास होने का जो मुख्य कारण है वह क्या है? ग्रामीण समाज में आत्मनिर्भरता की ह्रास होने का जो मुख्य कारण है, जनसंख्या वृद्धि, नगरीकरण, औद्योगिकरण, सभी की सभी बातें आपके यहाँ पर सही हैं। अगला प्रश्न 82 नंबर है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में नेतृत्व प्रणाली, तो नेतृत्व प्रणाली में परिवर्तन की जो मुख्य कारण है वो है पंचायती राज की स्थापना, आर्थिक संरचना में परिवर्तन है, मताधिकार संरचना में परिवर्तन, इन सभी का होना। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि नगरीय क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या घनत्व का मूल कारण क्या है? तो ग्रामीणों का पिछड़ापन, नगरीय क्षेत्रों में प्रवास के लिए भाग रहे, नगरीय क्षेत्रों में सीमित भूभाग है, ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि नगरीय समाज में अंधविश्वास की कमी पाई जाती है क्योंकि जो लोग होते हैं यहाँ की सामाजिक गतिशीलता अधिक पाई जाती है, सामुदायिक जीवन अधिक व्यस्त होता है, शिक्षा का अधिक विस्तार हुआ होता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब बन जाएगा। अंधविश्वास पाया जाता है लेकिन क्या है, कमी पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर है कि जो शहरी समुदाय हैं, शहरी समुदाय में एकांकी परिवार की बाहुल्य का जो मुख्य कारण है वह क्या कारण हो सकता है? तो सिंपल सी बात है, उच्च जीवन स्तर की आकांक्षा। ऑप्शन यहाँ पर आपका ई सही जवाब बन जाएगा। ठीक है, तो एकांकी चाहिए हमको, बिल्कुल संयुक्त नहीं, अलग रहना है। शहरी समुदाय में सांस्कृतिक विभिन्नता जो है पाई जाती है, इसका मूल कारण क्या है? तो सिंपल सी बात, शहरों में
कई तरह के कल्चर वाले होते हैं, विभिन्न सांस्कृतिक बाहुल्यता होती है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। शहरी समुदाय में वर्ग अतिवाद का मुख्य कारण क्या है? तो वर्ग अतिवाद का जो मुख्य कारण है, सिंपल सी बात है, पैसे की बात है, मनी है, आर्थिक है। अगला है, नगरीय समुदाय में सदस्यों के मध्य किस प्रकार के संबंधों का प्राधान्य होता है? नगरीय समुदाय में सदस्यों के मध्य किस प्रकार का संबंधों का प्राधान्य होता है? तो बिल्कुल फॉर्मल तरीके होंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही जवाब बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, परंपरागत कृषि विकास योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत है? तो परंपरागत कृषि विकास जो योजना है, सिंपल सी बात है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ऑप्शन ए सही जवाब बन जाएगा। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015-16 में एक नई परंपरागत कृषि विकास योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना का उद्देश्य जैविक उत्पादों के प्रभावीकरण और विपणन को प्रोत्साहित करना है। तो दोस्तों 89 प्रश्नों की श्रृंखला यानी चैप्टर नंबर 1 आपका यहीं पर पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो यदि अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।